गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने फैराडे लॉज कर लिए थे फर्स्ट और सेकेंड लॉ, और कल उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो चलिए अब करते हैं आगे न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो जाकर जरूर देखिए जिसमें फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ बताया गया है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है और जो प्रदीप बुक्स है उसमें इसका मेथड कुछ अलग गिवन है। तो हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा है फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसमें निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें गिवन है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B and C containing electrolytes जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली। भाई हमारे पास 3 सेल है A, B और C। A में क्या है जिंक सल्फेट, B में क्या है सिल्वर नाइट्रेट और C में क्या है कॉपर सल्फेट। आप वर्क कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ए स्टडी करंट ऑफ 1.50 एम्पियर was passed through them। उनके अंदर से क्या किया गया है, एक करंट, सभी के अंदर से करंट पास किया गया है। कितने एम्पियर का, 1.50 एम्पियर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.50 एम्पियर। थ्रू देम until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वर डिपोजिट एट कैथोड ऑफ सेल बी। और क्या कहा है कि जो सिल्वर है, सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट हो गया, सिल्वर 1.45 ग्राम सिल्वर क्या हो गया, बी सेल की कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ये हमें गिवन है ये दो चीजें। और पूछा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने टाइम करंट ने फ्लो किया। सेकंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। और सेकंड क्या पूछा इसमें, कॉपर और जिंक का मास पूछा है। देखो 3 सेल है, एक जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। सिल्वर नाइट्रेट का तो गिवन है हमें, कितना डिपॉजिट होगा 1.45 ग्राम। और निकालना किसका है, जिंक का और कॉपर का। और तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और करंट तीनों में कितना फ्लो कर रहा है, 1.50 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 2 चीजें निकालनी है, एक तो हमें टाइम निकालना है और दूसरा हमें मास निकालना है जिंक का और कॉपर का। तो देखिए इसमें दोनों लॉ लगेंगे, फैराडे का फर्स्ट भी और सेकंड भी। कैसे, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ कहता है वो क्या कहता है, वेट ऑफ डिपोजिशन कितना होता है भाई, Z मल्टीप्लाई IT, यही होता है। और Z की वैल्यू क्या थी भाई, मोलर मास अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई N फैक्टर मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। हम AG के लिए निकाल रहे हैं, ये गिवन है और हमें यहां से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। AG की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, जो गिवन है रखते जाइए। 1.45 मोलर मास, देखो सिल्वर का गिवन है उधर कितना होता है 108 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी गिवन है, करंट 1.50, T हमें निकालना है, ये कितना गिवन है 96500। और N फैक्टर सिल्वर के लिए कितना होता है 1, क्योंकि जो सिल्वर है वो एक इलेक्ट्रॉन को सट करके किसमें चेंज होता है, AG में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर का N फैक्टर कितना हो जाएगा 1। T निकालना है तो ये सारी वैल्यू नीचे और ये सारी वैल्यू ऊपर, 1.45 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कितना हो गया 108 मल्टीप्लाई 150। अगर आप इन सबको जब अगर आप इन सबको जब काटोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 863.7 सेकेंड। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, टाइम आ गया। देखो किसके अकॉर्डिंग आया ये टाइम, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आया। हमने फर्स्ट लॉ में वेट बताया था, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज क्या होता है IT, और प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्या निकाला था Z। Z की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, कितना होता है मोलर मास अपॉन में फैराडे मल्टीप्लाई N फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, एक चीज हमने निकाली भाई
भाई हमने टाइम निकाल लिया, हमसे हाउ लॉन्ग पूछा था, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो हमने इसमें टाइम निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर और जिंक, ये निकालना है। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ मास ऑफ डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। भाई मास ऑफ डिपोजिशन क्या होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। यानी अगर मैं पहले, हमें सिल्वर का गिवन है तो क्यों ना सिल्वर से ही कंपैरिजन कर दूं। भाई सिल्वर का मास ऑफ डिपोजिशन हमें गिवन है, पूछा किसका है, कॉपर और जिंक का। तो अगर मैं इस रेशियो को, कॉपर के रेशियो को या जिंक के रेशियो को मैं सिल्वर के साथ ले लूं तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, भाई सेकेंड लॉ यही तो कहता है मास ऑफ डिपोजिशन, मान लो मैं कॉपर और सिल्वर का ले रही हूं, इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यही पढ़ा था ना हमने कि भाई जब देखो जैसे सिल्वर है और जो इनका रेशियो है वो इनके इक्विवेलेंट रेशियो के कैसा होगा, इक्वल होगा। इक्विवेलेंट रेशियो के कैसा होगा, सॉरी यही लिख देती हूं, इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा, इनके रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर इस रेशियो को मैं डिवाइड में लिखूं तो WAG अपॉन में क्या हो जाएगा, WCU, और EAG अपॉन में क्या हो जाएगा, ECU। यही होगा, यस और नो। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ कॉपर निकालना है। तो चलिए इसको यहां, बाकी टर्म को इधर ले आओ। भाई WAG मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ECU अपॉन में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, भाई पहले लिख देती हूं मैं फॉर्मूला, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। चलिए निकालते हैं। देखो गिवन है आपको मोलर मास सिल्वर का कितना होगा, 108। सिल्वर के लिए n फैक्टर कितना होता है, 1। दूसरा अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की, तो इसका मोलर मास कितना है, गिवन है देखो 63.5। और कॉपर का जो n फैक्टर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रोड 2 चार्ज आते हैं इसके ऊपर, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2। वैल्यू रख दूं मैं इसमें, चलिए रखिए। WAG वेट कितना गिवन है, 1.45। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है भाई, 63.5। और सिल्वर का कितना है, 108 अपॉन में 8, तो मल्टीप्लाई करो, ये तो कुछ नहीं होता है, 1 लिखो या ना लिखो। अब देखो अगर इसको सोल्व किया तो जो कॉपर की जो वेट की वैल्यू आएगी, कॉपर की वेट की वैल्यू भाई यहां पर आ जाएगी 0.426 ग्राम। ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये निकाल लिया हम लोगों ने। भाई आसान तरीका है ना, हमने तो सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा है। चलिए अब हमें किसका निकालना है, जिंक का निकालना है। कॉपर का निकाला, किसका निकालना है, जिंक का। तो जिंक का निकालो तो कॉपर की जगह जिंक रख दो। वेट ऑफ सिल्वर, भाई सिल्वर से किसका कंपैरिजन कर दो, जिंक का। तो वेट ऑफ जिंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अब आप लोगों को इसका जिंक का वेट निकालकर मुझे बताना है कि इसका वेट कितना निकलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, भाई थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना आपने न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आप ये आसानी से कर लोगे, और आप आसानी से कर लोगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर जिंक का वेट कितना होगा, इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये दोबारा बता देती हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है। तो ये आपको क्या करना है, निकालकर और मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चे निकाल पाते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों ही क्या है, अप्लाई होते हैं। आपकी बुक में दूसरा मेथड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे है, जो सॉल्व करके गिवन है बुक्स में। तो ये था आपका
न्यूमेरिकल। यानी अब हमारे फैराडे के सभी न्यूमेरिकल हो चुके हैं कंप्लीट। और अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो हमने एक तो पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस कैसे होता है उसका। तो चलिए करते हैं कंडक्टेंस। क्या करेंगे? कंडक्टेंस। आपको जब जहां तक हो सके काम क्या करो, जैसे ही आपको कोई टॉपिक करवाया जाता है, उसके न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं, तो अपनी नोटबुक में उसके सभी न्यूमेरिकल्स उसी टॉपिक के पास सोल्व किया करो, न कि एंड में सोल्व किया करो। देखो एनसीईआरटी में उसके कितने, उसकी एक्सरसाइज में उसके बीच में कितने क्वेश्चन उसके गिवन है, और उसी के अनुसार फिर उसको क्या किया करो, सोल्व किया करो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। अब देखना एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां कंडक्टेंस में आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। भैया आपने ओम लॉ पढ़ा है ना, तो रेजिस्टेंस के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। Reciprocal of resistance is known as conductance. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G. इट इज डिनोटेड बाय, भाई किसी बुक में इसे C से गिवन है, तो किसी बुक में इसे कैपिटल G से डिनोटेड है। यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल, यानी 1/R। भाई रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और R इक्वल टू यहां पर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। R इक्वल टू यहां पर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि किसी का अगर किसी का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, भाई किसी भी यूनिट का, हम मान लो किसी तार का, जैसे हमारे लाइट आ रही है तो हमारे तो वायर्स के थ्रू आ रही है ना, जो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस मींस जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने को रोके, उसको क्या करे? अपोज करे, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो क्या होगा? जितना ज्यादा अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस होगा, उसको रोका जाएगा, उतना ही करंट क्या करेगा? कम फ्लो करेगा। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। भाई कंडक्टेंस क्या होगा? कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। अब यहां पर आप याद रखिए, इन सभी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क्स में पूछी जाती है। यहां पर सभी की सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। तो यूनिट क्या हो जाएगा? भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो यहां पर ओम इनवर्स हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या इसको कहा जाता है महो। क्या कहा जाता है? महो, या इसको कहा जाता है सीमेन। ये ओम इनवर्स के नाम है। ओम इनवर्स कह दो, मो कह दो, या सीमेन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, आ गई चीज समझ में। तो ये होता है कंडक्टेंस। अब देखो यहां जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टेंस का, ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। किसी भी चीज का जो रेजिस्टेंस है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो लेंथ के, कि अगर किसी की लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, L इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? लेंथ।
और R इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। कि अगर किसी की जितनी ज्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस, उतना ही ज्यादा होगा जितनी वायर की लेंथ होगी। जैसे हमारे पास भाई हम क्या करते हैं, जो वायर से उसके थ्रू करंट आता है ना घरों में, तो ये थोड़ी ना कि एक वायर बहुत दूर से ली हुई, नहीं, जगह जगह खंबे लगाए जाते हैं ना, पोल टिकाए जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा वायर की लेंथ हो जाएगी उतना ही कम करंट फ्लो करता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और दूसरा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो करता है एरिया पर, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया की कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना कम एरिया होगा, भाई जितने कम एरिया में वायर हम डालेंगे उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा एरिया हम कवर करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम होगा, यानी एरिया ज्यादा कवर करें हम। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया की कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग बाय टू फैक्टर्स, अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर दे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और आप लोगों को पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट यूज होता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके लिए कांस्टेंट यूज होता है जिसे हम कहते हैं रो। ये कुछ ऐसा होता है P और इसे हम कहते हैं रो। क्या बोलते हैं इसे हम, रो। ठीक है, बोलने के लिए साइन को क्या कहा जाता है, रो। और ये क्या है, इट इज द साइन ऑफ कांस्टेंट। भाई ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और यहां इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिग्निफिक। तो यहां पर क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, रो एल ए। क्या हो जाएगा, रो एल ए। और रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर रो को हम क्या कहेंगे, या तो इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है या इसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भाई जैसे इसे आर कहते हैं ऐसे इसे रो कहते हैं, डेंसिटी ऐसे बनाई जाती है, रो। तो ये क्या है, रो। और इसको क्या कहते हैं हम, इट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल एंड इट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। अगर नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए अब करते हैं, मैंने कहा है यहाँ पर आपको कि आपको एक एक चीज नोट करनी है और आपको एक एक यूनिट ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हीं के यूनिट से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं। अब हम इसकी क्या निकालते हैं भाई, यूनिट निकालते हैं। तो चलिए यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो R इक्वल टू क्या होता है भाई, रो एल ए, है ना। और अगर रो की वैल्यू निकालनी है तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल। यही होगा भाई, रो निकालना है तो रो इस साइड, ए इस साइड लेके जाएंगे और एल कैसा हो जाएगा, अपॉन में। अब आप लोगों को पता है आर इक्वल टू क्या होता है भाई, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस
इक्वल टू क्या हो गया, एरिया, और एल इक्वल टू क्या होगी, लेंथ। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ऐसे लिखी जाती है। एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो चलिए निकालिए यूनिट, आर की क्या लिखेंगे, ओम, एरिया की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ये कट गया, तो रो की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। यानी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द ओम सेंटीमीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। क्या होगी इसकी यूनिट, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना आ गया भाई, यूनिट सबको निकालनी आती है ना। अब अगर मैं यहां पर क्या करें, अगर हम कहें इफ द एरिया इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड length between the electrode is 1 centimeter, then the resistance is equal to किसके इक्वल टू हो जाएगा भाई, रेजिस्टिविटी के इक्वल टू हो जाएगा। क्यों, देखो यही तो है भाई, यूनिट क्या है, रो इक्वल टू क्या है, आर, ए अपॉन में एल। अगर ए की A1 और यहां भी क्या हो गया 1, तो दोनों कैंसिल, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो क्या है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, और लेंथ इलेक्ट्रोड के बीच की कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल टू हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी रेजिस्टेंस। भाई पहले हमने पढ़ा कंडक्टेंस, उसके बाद हमने पढ़ी है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए अब आगे करते हैं। इन चीजों की देखो आपको यूनिट ध्यान में रखनी है। आप इसके ऊपर सिंपल सा जो क्वेश्चन बनता है वो इनकी यूनिट से क्वेश्चन बनता है, और जब तक आप लोगों को फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे इनकी यूनिट आपको लर्न आसानी से नहीं होंगी। यूनिट के रट्टे लगाने से, किसी भी यूनिट के रट्टे लगाने से अच्छा है कि आप क्या करो, उसके फॉर्मूले को ध्यान में रखो। अब अगला टॉपिक है हमारे पास कंडक्टेंस का। किसका टॉपिक है भाई, कंडक्टेंस। अब है हमारे पास, देखो हमने कंडक्टेंस पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कह दो या इसे कह दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक ही बात है। कंडक्टिविटी कह दो या इसे क्या कह दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे कहा जाता है कैपा से। कैपा क्या नाम है इसका, कापा। और ये होती है, जैसे क्या था, कंडक्टेंस क्या थी, रेसिप्रोकल थी। किसके रेसिप्रोकल थी, रेजिस्टेंस के थी। ऐसे ही जो कंडक्टिविटी है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये रेजिस्टिविटी के कैसी है भाई, रेसिप्रोकल है। तो कैपा इक्वल टू क्या हो गया, कैपा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, रेजिस्टिविटी क्या थी, रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन में एल, यही था भाई। क्या था, आर ए अपॉन में एल। अगर इसको अपॉन में करूं तो कितना हो जाएगा, 1/r एल अपॉन में ए, 1/r एल अपॉन में ए, यही होगा भाई।
इसको इन्वर्स करके लिख दिया मैंने, क्योंकि रो इक्वल टू क्या था, आर ए अपॉन में एल, और अगर इसको 1 बाई करूंगी तो 1 बाई आर हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा और ए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 1 बाई आर की यूनिट, अगर मैं यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ कापा या कहें यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कितनी हो जाएगी यूनिट भाई, 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। लेंथ कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर, और एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट तो क्या हो जाएगी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या आप लोगों को याद है, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट हो जाएगी कापा की यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या ओम को कह दो महो या सीमेन, और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महो, या फिर क्या कहेंगे, सीमेन। तो ये हो जाएगी आपकी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी की क्या होती है, यस, इक्वल होती है। अब K इक्वल टू, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो क्या होता है, कंडक्टेंस, यस, कंडक्टेंस इक्वल टू क्या था, 1 बाई आर था, तो मैं लिख सकती हूँ 1 बाई आर की जगह क्या लिख सकती हूँ, G अपॉन में क्या, G L A। यहां G इक्वल टू क्या होता है भाई, G कंडक्टेंस होता है, G क्या होगा, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई आर, तो ये वैल्यू 1 बाई आर इक्वल टू क्या कर दिया, G, तो क्या हो जाएगा, L बाई A। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लोगे। सेकंड, यहां पर L बाई A है, इट ऑल्सो नोन एज द सेल कॉन्स्टेंट। इसे हम एक और क्या नाम देते हैं, सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो कापा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। कई बार आप लोगों को लेंथ और एरिया की जगह एक फिक्स वैल्यू गिवन होती है सेल कांस्टेंट, और उससे आपसे क्या पूछा जाता है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप निकालोगे आसानी से, ये चीजें आ गई होंगी समझ में। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो आप लोगों, जिसकी आप लोगों से यूनिट पूछी जाती है 1 मार्क्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है इस टॉपिक का, इन यूनिट का। तो आज आपको ये कुछ बेसिक टर्म्स करनी है, फैराडे के न्यूमेरिकल करने हैं, और याद रखना जो चीज आपको करने के लिए दी है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नीचे। और आज के लिए इतना ही काफी, अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।